नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि संसद का ही पार्ट है, जिसमें बजट के बारे में मैं आपको कुछ विवरण दूंगा, जिससे कि आप बेहतर समझ पाएँ कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें अब निर्माण प्रक्रिया जान लेते हैं कि कैसे क्या मतलब निर्माण किया जाता है इसका। वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। बजट प्रस्तुत करते समय सामान्य चर्चा की जाती है। इसके बाद संसद हफ्ते के लगभग स्थगित कर दी जाती है और बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। यानी सौंपा जाएगा इस तरीके से, मैं मतलब उस तरीके से बताऊंगा कि जैसे कि वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे सौंपा जाएगा, उसके बाद संसदीय समिति समिति लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। संयुक्त समितियां बनेंगी। 24 विभागीय समितियां होंगी जिसमें कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। अब आ जाते हैं कि ये विभागीय समितियों के निम्न कार्य क्या क्या है, मतलब कैसे क्या कार्य हैं, मतलब वो बता देता हूँ आपको। प्रत्येक मंत्रालयों के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों के प्रारूप की जांच करना, प्रत्येक मंत्रालयों के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। इन समितियों के द्वारा मंत्रालयों के अनुदान की मांग की भी जांच की जाती है। यानी डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जो अनुदान मतलब पूरे साल में मांगते हैं, उनकी भी जांच की जाती है। फिर प्रत्येक मंत्रालय लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग प्रस्तुत करता है। फिर ये अनुदान की मांग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक मंत्रालय संसद के समक्ष अपने खर्च की मांग रखता है। विधि मंत्रालय भी अपने खर्च की मांग करता है। इनके खर्च को दो भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। सबसे पहला भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है अन्य व्यय। सबसे पहले जान लेते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में। जैसे उच्च न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के भत्ते आदि। जिस व्यय पर चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होगा, न ही कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह मतलब लाया जाएगा। और अन्य खर्चे हैं जिस व्यय पर चर्चा और मतदान दोनों हो सकते हैं। फिर अनुदान की मांग में तीसरा पॉइंट है विपक्ष के बारे में। विपक्ष में मतलब कि कटौती प्रस्ताव लाती है, मतलब कि कितना क्या कम करना है वो विपक्ष ला सकता है। यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह मंत्रालय की नीतियां तत्काल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मंत्रालय अपने अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकता, वह मंत्रालय कुछ नहीं कर पाएगा और उसे दूसरा मौका भी नहीं मिलता। एक शब्द है गिलोटिन, जिसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यह एक फ्रांसीसी शब्द है। यह फ्रांस में लगातार फ्रांस पर लटकने वाली मशीन का नाम है। लोकसभा में जिन अनुदान की मांग पर बिना चर्चा के मतदान हो जाए, उसे गिलोटिन कहा जाता है, जो संसदीय शासन में अत्यधिक नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता। अब आ जाते हैं कटौती प्रस्ताव पर, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं नीति अनुमोदन न करने वाली कटौती, यानी पॉलिसी कट करने वाली कटौती। मतलब जो ये है, यह सर्वाधिक गंभीर कटौती मानी जाती है, जिसके द्वारा लोकसभा सरकार की नीतियों को ही खारिज कर देती है और अनुदान की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। दूसरा है टोकन कट, यानी सांकेतिक कटौती। इसके द्वारा अनुदान की मांग से 100 रुपये की कटौती की जाती है और मंत्रालय द्वारा किए गए खर्च के विरुद्ध किसी विशेष मुद्दे पर अपनी शिकायत व्यक्त की जाती है। तीसरा है इकोनॉमिक कट, यानी आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती के द्वारा अनुदान से एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि सदन के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इस माध्यम से मितव्ययिता सुनिश्चित, यानी खर्च कम करने वाली की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। इन सब पर चर्चा और मतदान सामान्य बहुमत से होता है। अब एक अलग से बता देता हूँ मैं विनियोग विधेयक पर के बारे में, जिसका मतलब पिछली क्लास में मैं विवरण देना चाह रहा था, पर वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि अगली बजट वाली क्लास में ही बता दूंगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल। मंत्रालय को यानी मंत्रालयों को भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सभी मंत्रालयों का खर्च सामूहिक रूप में लोकसभा के समक्ष लाया जाता है। अब आ जाते हैं इसी के साथ वित्त विधेयक, यानी फाइनेंस बिल के बारे में जान लेते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित करारोपण, यानी कर का लगाना
का प्रावधान वित्त विधेयक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है और अनुच्छेद 110 में यह उल्लिखित है कि कर लगाना, हटाना और परिवर्तित करना धन विधेयक का भाग है। इसलिए वित्त विधेयक धन विधेयक है और अनुच्छेद 110 में यह भी उल्लेखित है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालना भी धन विधेयक है। इसलिए विनियोग विधेयक भी धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 में यह भी उल्लेखित है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति स्पीकर के पास है। अब मैं आपको स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पीकर मतलब किसको कहेंगे, क्योंकि स्पीकर तो आपने भी सुने होंगे कि दो होते हैं, एक लोकसभा स्पीकर होता है, एक राज्यसभा स्पीकर। रियल का स्पीकर जो माना जाता है वो है लोकसभा स्पीकर, और जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं उनको बोला जाता है सभापति। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति के बारे में। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिससे मतलब आप थोड़ा सा अलग से लिख पाएं। अनुदान की मांग पर चर्चा राज्यसभा में हो सकती है, परंतु कटौती का प्रस्ताव व मतदान नहीं लाया जा सकता। अतः धन विधेयक के मुद्दे पर राज्यसभा की भूमिका द्वितीयक है। अब आ जाते हैं आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना। आधार अधिनियम को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया था और आलोचकों के अनुसार इस अधिनियम में 110 अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों के अलावा प्रशासनिक विषय भी शामिल है, इसलिए यह वित्तीय विधेयक है। यह आर्टिकल 117 में लिखा गया है। आलोचकों का मानना है कि स्पीकर के द्वारा राज्यसभा की भूमिका की उपेक्षा के लिए इस धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था। सरकार के द्वारा तर्क दिया गया कि सदन की प्रक्रिया संचालित करने व निर्धारित करने का अधिकार स्पीकर का है और इस संबंध में इसे न्यायपालिका के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु आलोचकों का यह तर्क है कि अनियमित प्रक्रिया एवं अवैध प्रक्रिया में अंतर होता है और स्पीकर अनियमित प्रक्रिया अपना सकता है, परंतु अवैध प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगी। अब इसके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम विशेषाधिकार स्पीकर के पास है, परंतु विशेषाधिकारों के नाम पर अवैधानिक प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पीकर का निर्णय भी न्यायपालिका के अवलोकन के दायरे में है। अब आ जाते हैं बजट संबंधी अन्य प्रक्रियाओं पर, जो मतलब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिससे सबसे पहला सप्लीमेंट्री डिमांड यानी अनुपूरक मांग। किसी निर्धारित वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित सेवा के लिए बजट में आवंटित राशि अपर्याप्त हो जाए। दूसरा एडिशनल डिमांड यानी अतिरिक्त मांग। किसी वित्तीय वर्ष में कोई नई सेवा के निर्माण के कारण होने वाला अतिरिक्त खर्च लोकसभा के समक्ष अतिरिक्त मांग के रूप में प्रस्तुत होता है। तीसरा है वोट ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्यय अनुदान। यह संसद के द्वारा कार्यपालिका को दिया गया खाली चेक यानी ब्लैंक चेक की भांति है, क्योंकि खर्च की राशि अनिश्चित प्रकृति की होने के कारण खर्च का विवरण संसद को नहीं दिया जा सकता। चौथा है एक्सेस डिमांड यानी अधिक की मांग। किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में बजट में निर्धारित सेवा पर आवंटित राशि से ज़्यादा खर्च हो जाए और इसकी अनुमति मंत्रालय द्वारा सदन से अगले वित्तीय वर्ष में ली जाती है। पांचवा है एक्सेप्शनल ग्रांट्स यानी अपवादिक अनुदान। किसी विशेष परियोजना पर मंत्रालय द्वारा किया गया खर्च जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया था। अब आ जाते हैं संविधान संशोधन विधि की प्रक्रिया क्या है। ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको अगली ही क्लास में बताया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।